everybody, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. थोड़ा सा थ्रोट का हालत थोड़ा ख़राब है क्योंकि अभी तो 2-4 दिन ऐसा ही रहने वाला है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा. माइक हाउएवर अभी ठीक हो गया, तो आप ऐसे मत सोचना ये आजकल माइक में क्या चेंजेस होते जा रहे हैं. अब मैम का आवाज़ एकदम मिक्सर ग्राइंडर जैसा कैसे आ रहा है. एनीवेज तो आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं. देखो, बहुत बार आपके दिमाग में ये होता है, एक टाइम हुआ करता था जब हम लोग आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिया करते थे और उसके कुछ आंसर्स आपको लिख कर दे दिया करते थे और आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स को रट के एग्जाम में चले जाते थे. उनमें से कुछ क्वेश्चंस या उनके आसपास के कोई क्वेश्चन बनकर आ जाते थे और उन्हीं रटे हुए आंसर्स को आप वहां पर लिख देते थे. अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर आपने सैम्पल पेपर और प्रैक्टिस पेपर देखा है तो आपके क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं. क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट के ऊपर, थीम के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर, टोन के ऊपर, राइटिंग स्टाइल के ऊपर, कनेक्शंस के ऊपर पूछे जा रहे होते हैं. तो इसके लिए आप ना तो हमको या क्वेश्चन यहाँ पर प्रिडिक्ट कर पाते हैं जिसका आंसर आपको रटाया जा सके, और ना ही आप किसी आंसर को रट के जा सकते हो जिससे आपको फुल मार्क्स मिले. तो अभी इंग्लिश क्योंकि ट्विस्ट हो चुकी है, तो आपको यहाँ पर फोकस इस बात पे करना पड़ेगा कि मैं अपने आंसर्स कैसे बनाऊं. तो अब मेरे को इस बात पे फोकस करना पड़ेगा कि मुझे मेरे आंसर्स बनाने, मैं रट के नहीं जा सकते. मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि अभी ये सैम्पल पेपर के क्वेश्चन जो है, इनके आंसर्स अगर मैंने रट लिए तो फिर मेरे को यही क्वेश्चन में पेपर में मिल जाएंगे. ऐसा नहीं है. आप उन्हें बिल्कुल रीड करके जा सकते हैं टू गेट एन आइडिया कि क्या स्टाइल हो सकती है. और अब रट के मत जाओ, ना तो वो क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, हो सकता है वो क्वेश्चन ना आए, हो सकता है वो क्वेश्चन आए पर डिफरेंट तरीके से आए, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स और आपसे कुछ और एक्सपेक्ट किया जाए. अब क्योंकि मुझे आंसर बनाने हैं, तो आप सबको पता है, सब लोगों ने प्री बोर्ड्स दिए है, सब लोगों ने सैंपल पेपर देखा है, प्रैक्टिस पेपर देखा है. आपको पता है सबसे ज्यादा ट्रिकी जो है ये छुटकू हो रहे हैं. ये जो छोटे वाले पिद्दी क्वेश्चन है ना, ये सबसे ज्यादा ट्रिकी है. मतलब ये एक इतने से क्वेश्चंस होते हैं, इनके आंसर को एक्सप्लेन करने में जान निकल जाती है और उसमें 2 नंबर मिलते हैं. फिर भी इतना लोड होता है, वर्ड लिमिट ध्यान रखें, ये ध्यान रखें, वो ध्यान रखें. तो आज हम इस प्रॉब्लम को कर देंगे सॉल्व. मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने क्वेश्चंस को, 2 नंबर के जो क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, उन्हें कैसे आंसर करना है कि आपको 2 में से 2 नंबर मिले. या फिर जिन भी, मान लीजिए किन्हीं के ये 2 नंबर में नहीं आ रहे हैं, कोई और बोर्ड का या कोई और क्लास का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपके ये 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं तो आपको भी मैं बता दे रही हूँ कि यहाँ पर ये कैसे आपको टैकल करने चाहिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैसे लिखने चाहिए. अब इनके लिए कुछ एक फैक्टर्स का आपको जो है वो ख्याल रखना पड़ेगा ताकि से आपके आंसर्स क्रिस्प भी हो, आपका आंसर में वो सारे एलिमेंट्स भी मौजूद हो जो जिनके बेसिस पे चेकिंग होने वाली है, नंबर मिलने वाले. एट द सेम टाइम यहाँ पर एरर्स कम से कम हो. तो कुछ एक पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है. देखते हैं वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं. सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको जैसे ही आप क्वेश्चन रीड कर लेते हो, आपने क्वेश्चन रीड कर लिया, तो इसके बाद में अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज के अंदर उसे कर दीजिए ट्रांसलेट. देखिए, आप का हो सकता है भाषा इंग्लिश नेटिव भाषा ना हो सकता है कि लैंग्वेज जो है वो एक बैरियर आपके लिए बन जाए. एंड दैट इज व्हेन क्या होता है कि जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हमें वो समझ में नहीं आता. जैसे ही आप एक बार क्वेश्चन को रीड करते हो, आपकी जो भी कंफर्टेबल भाषा है, आप जिस भी भाषा का प्रयोग घर पे करते हो या आपके दिमाग को समझ में आती है, उस भाषा के अंदर उसे ट्रांसलेट कर लीजिए. क्वेश्चन को समझना आसान हो जाएगा. अब जैसे ही आप क्वेश्चन को यहाँ पर समझ गए हो, तो जितने भी वहां पर क्वेश्चन में एलिमेंट्स होते हैं, आजकल क्वेश्चन क्या होता है, 2-3 भागों में डिवाइडेड होता है, 2-3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. तो उन सारे एलिमेंट्स को आपको देखना पड़ेगा. क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि वो जो एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स आपके लिए वैल्यू पॉइंट्स की तरफ इशारा करेंगे. अब ये वैल्यू पॉइंट्स क्या होते हैं? आपको पता है कि किसी भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज जो होती है, उसके क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाते हैं तो उनका आंसर होता है सब्जेक्टिव. कहने का मतलब है हर बच्चे का आंसर अलग होगा. ठीक है, क्योंकि हर बच्चे को क्वेश्चन अलग तरीके से इंटरप्रेट आएगा, वो अलग तरीके से उसे इंटरप्रेट करेगा और हर बच्चे का आंसर उस इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड होगा. एंड दैट इज वाई कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होता. तो फिर टीचर्स कॉपी कैसे चेक करते हैं? टीचर्स कॉपी चेक करने के लिए टीचर्स को मार्किंग स्कीम दी जाती है, जिसमें एक तरफ वैल्यू पॉइंट्स दिए जाते हैं, मतलब ऐसे पॉइंट्स दिए जाते हैं जो कि आपका बोर्ड ये मानता है कि आपके आंसर्स में प्रेजेंट होने चाहिए, या फिर इनके जैसे कोई और पॉइंट्स ऑन द सेम लाइंस प्रेजेंट होने चाहिए. और एक तरफ आपको ये बता दिया जाता है 1 नंबर किसका देना है, 1.5 नंबर किसका देना है, आधा नंबर जो भी है, कहाँ पे मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, वो सारा ग्रेडिंग सिस्टम दिया हुआ होता है. अगर आप चाहो तो आप अपने प्रैक्टिस पेपर और सैंपल पेपर की मार्किंग स्कीम में भी ये देख सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ गया कि अगर टीचर को वैल्यू पॉइंट मिलेगा तो टीचर मेरा कॉपी वैल्यू पॉइंट से चेक करेगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वही वैल्यू पॉइंट मेरे को लिखना है? मेरे को मेरा वैल्यू पॉइंट या मेरा आंसर उन वैल्यू पॉइंट से कैसे मैच करेगा मैम? सबसे पहले तो एकदम टेंशन छोड़ दो,
क्योंकि आपके टीचर्स ना बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो कॉपी चेक करते हैं। तो सारे टीचर्स को इतना एक्सपीरियंस है कि उन्हें एग्जैक्टली पता है कि कौन से क्वेश्चन के अंदर बच्चे क्या लिखेंगे, और उन्हें पता है कि क्या चीज बच्चों से उन्हें एक्सपेक्ट करनी चाहिए एंड उसको एक्सेप्ट करना चाहिए ग्रेडिंग के लिए। तो टीचर्स बहुत बार तो इतना ज्यादा इसके बारे में सोचते भी नहीं है। बट अगर मान लेते हैं कि सबसे स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है और एकदम मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग चेकिंग हो रही है, तो ऐसे में मेरा वैल्यू पॉइंट, मेरा आंसर मेरे वैल्यू पॉइंट्स के साथ मैच होने चाहिए। तो वो कैसे मैच होंगे? एलिमेंट से। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सीबीएसई क्वेश्चन कुछ और पूछे एंड एलिमेंट्स एलिमेंट्स में कुछ और लिखा हो और आप फिर इसके बाद में उनके वैल्यू पॉइंट्स देखोगे तो वो कुछ और ही है। नेचुरली जो आपका क्वेश्चन है उसके जितने पार्ट्स हैं उसमें जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं से मिलते जुलते आपको वैल्यू पॉइंट्स मिलेंगे। तो जैसे ही आप उन एलिमेंट्स को समझ जाते हो आपको वो वैल्यू पॉइंट समझ में आ जाएंगे। जैसे ही वो वैल्यू पॉइंट समझ में आ जाते हैं आप बस उनसे ही अपना आंसर फ्रेम करो। आंसर को फ्रेम करने के लिए हमेशा इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन की टेक्निक अपनाओ। अपने आंसर को इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन में डिवाइड करो। हाउएवर ये छोटे वाले क्वेश्चन है, इसकी वजह से इनका आंसर एक ही पैराग्राफ में होता है। तो 1-2 लाइन इंट्रोडक्शन की, 2-3-4 लाइन आपके डिटेल की और 1-2 लाइन कंक्लूजन की आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। बहुत बार जब मैं इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन की बात करती हूँ तो बच्चे सुन तो लेते हैं बट उसे अप्लाई नहीं करते। डर उनको ये लगता है कि क्या इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन यूज करने से मेरा आंसर रेपिटेटिव लगेगा। हर अगर क्वेश्चन की शुरुआत में ऐसे ही करूंगी कि इन द चैप्टर रिटन बाय, तो क्या मेरे आंसर्स रेपिटेटिव हो जाएंगे, बोरिंग तो नहीं हो जाएंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ा डर उन्हें परेशान करता है वो ये है कि इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन के चक्कर में कहीं मेरी वर्ड लिमिट तो एक्सीड नहीं हो जाएगी। तो इन दोनों का ही आंसर मेरे पास है। पहला, इंट्रोडक्शन डिफरेंट हो सकता है और क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर सकता है। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल कैसे। दूसरा, आपकी वर्ड लिमिट यहाँ पे इनफैक्ट बचती है क्योंकि आपको फ्रेम पता होता है, आपको पता होता है कि मेरे को इंट्रोड्यूस करना है, अपना आंसर टू द पॉइंट बताना लिंक करके एंड देन फाइनली कंक्लूड करके, बस हो गया मेरा काम। यहां पर आपकी वर्ड लिमिट इनफैक्ट बची होती है। जबकि अगर आप अब्रप्टली कहीं से भी अपने आंसर को शुरू करते हो ये सोचते हुए कि अरे यार मैं तो टू द पॉइंट आंसर लिखूंगा, मुझे तो इंग्लिश में इधर उधर का कुछ करना ही नहीं है, जो पूछा है सिर्फ वही बताऊंगा, तो कभी कभी उसे क्वेश्चन के साथ में मैच करने के चक्कर में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं, ढेर सारे कंजंक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, बार बार आपको सेंटेंसेस चेंज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जरूर आपकी वर्ड लिमिट जो है वो क्रॉस हो जाएगी एंड एट टाइम्स आप फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकते हो क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आंसर नहीं जा रहा है। हो सकता है उसमें बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हो। तो अपने फ्रेम को फिक्स कर लो, इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन। ये इंट्रो में क्या आएगा, डिटेल में क्या आएगा, कंक्लूजन में क्या आएगा, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर सकता है। इसके बाद में हमेशा याद रखो कि आप सिंपल सेंटेंसेस का प्रयोग करो। क्या होता है कभी कभी जब आप क्वेश्चन रीड करते हो और क्वेश्चन जैसे ही आपको समझ में आता है आपके अंदर से ऑथर निकल आता है और आप सोचते हो कि अरे बस अब तो मैंने बस सेंटेंसेस बता देने हैं। इसमें इतने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आप बना देते हो और आपको तो पता भी नहीं होता है कि जो सेंटेंस आपने बनाया वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें बहुत, जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हो कंजंक्शंस चेक किए जाते हैं, आपके ये जो पंक्चुएशंस है उन्हें चेक किया जाता है और इन चीजों को भूल भुला के आप आराम से बेफिक्र होकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना देते हो और वहां पर होती है आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। तो अगर कोई भी बच्चा इस परेशानी से जूझ रहा है कि मेरे ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है तो कोशिश कीजिए कि आप सिंपल सेंटेंसेस बनाएं, यानी कि छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ। ज्यादा उसे कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस डालने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस का, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला, उसी से अपने आंसर्स को लिखो, उतने में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट कॉमा वॉमा लगाना, 2 कॉमास लगाना, 3 कॉमास लगाना, इनमें रूल्स लगते हैं। अगर आप इन रूल्स के बारे में नहीं जानते हो तो इसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इसके बाद में आता है वर्ड लिमिट। आपको बिल्कुल वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। 40 से 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट कर दी है 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चंस की। ठीक है, आपके सीबीएसई क्लास 12 में जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनकी वर्ड लिमिट 40 से 50 वर्ड्स की है। दैट मीन्स आप हर एक क्वेश्चन के आंसर में एक नोटिस लिख रहे हो, इतना स्कोप है आपके पास में लिखने का। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड लिमिट से डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब क्या मुझे सिर्फ सब कुछ छोड़ छाड़ के वर्ड लिमिट पे फोकस करना चाहिए? नहीं, कंटेंट को मेरे को प्रायोरिटाइज करना है, वर्ड लिमिट मेरे लिए सेकेंडरी है, ये मुझे हमेशा याद रखना है। ठीक है, कंटेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो मेरे को कंटेंट पे फोकस करना है। मेरे को वर्ड लिमिट अगर मान लीजिए 4-5 वर्ड्स ऊपर जा रहे हैं
तो भी चल जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एनीवे मुझे 40 वर्ड्स तो लिखने ही है, क्योंकि लोअर लिमिट भी यहाँ पर लगाई हुई है कि 40 आपको मिनिमम लिखने हैं और 50 आपके मैक्सिमम होने चाहिए। तो अगर 50 से 5-6 वर्ड्स ऊपर भी चले जाते हैं तो भी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपके कंटेंट के साथ में आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कंजूसी कर दूं यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज, वर्ड लिमिट इसके लिए लगाई जाती है ताकि से आप एकदम यहाँ पर एकदम भावनाओं में बहकर पूरी की पूरी समरी ना लिख दो। कहीं ऐसा ना हो कि आपके समरी के बीच में जो कॉन्क्रीट आंसर है वो खो ही जाए, ठीक है। इससे एक तो आपका टाइम वेस्ट होता है क्योंकि आप इतना सब कुछ लिखोगे, और एक एग्जामिनर का टाइम वेस्ट होता है क्योंकि वो उसमें आंसर खोजता रहेगा। एंड दैट इज वाई आपको वर्ड लिमिट दी जाती है। इसके अलावा इसका एज सच कोई पर्पस नहीं है। एक और पर्पस इसका जो पॉसिबल हो सकता है वो ये है कि कैसे आप अपनी बातों को कम से कम शब्दों में प्रिसाइजली कंसाइज मैनर के अंदर एक्सप्रेस करते हो। तो वो भी एक चीज है जो यहाँ पर चेक की जाती है। अगर आपको यहाँ पर एलिमेंट्स एकदम करेक्ट बैठे हैं, अगर आपको वो पता है, तो ये प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी। इसके साथ में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे हो, तो यहाँ पर अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आपके आ रहा है जो सीबीएसई क्लास 12 के अंदर आता है, तो आपको केवल 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स यहाँ पर देने होंगे। और वो 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से होंगे वो आपको क्वेश्चन के एलिमेंट्स में पता चल जाएगा। यहाँ पर 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दिए जाएंगे। जब वैल्यू पॉइंट्स भी टीचर के पास में मिलेंगे तो हो सकता है उन्हें मल्टीपल वैल्यू पॉइंट्स मिल जाए, और उनमें से कोई भी 2 पॉइंट जो है वो आपके आंसर में होने चाहिए। तो 2 पॉइंट्स यहाँ पर होने चाहिए, और आपको नंबर नहीं करना है उन्हें, आपको अपने पैराग्राफ के अंदर ही लिखना है। बट वो अलग से जब वो मेंशन्ड होते हैं यहाँ पर वैल्यू पॉइंट में, तो चेक करना आसान होता है, उसी के बेसिस पे आपको नंबर मिलते हैं। तो आप जब भी आंसर बनाने की कोशिश करो तो ये याद रखो कि मुझे डिटेल के अंदर 2 पॉइंट्स लिखने हैं। इसके बाद में जिन भी बच्चों को वर्ड लिमिट की परेशानी आती है वो कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें। कभी कभी क्या होता है, जब मैं किसी चीज को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ और मुझे सही वर्ड दिमाग के अंदर नहीं आता है, तो ऐसे में मैं उसे एक्सप्लेन करने के लिए एक पूरी लाइन लिख डालती हूँ। तो ये जो है ये बहुत ही खराब है, क्योंकि अगर आप पूरी लाइन लिख देते हो तो जहां पर मैं एक वर्ड लिखकर और अपना वर्ड लिमिट बचा सकती थी, वहां पर अब मैंने उसे 10 वर्ड्स में समझाया। अगर आप कीवर्ड्स का इस्तेमाल करोगे, यानी कि आपके लिटरेचर के जो वोकैबुलरी है, अगर आप सिर्फ उसका इस्तेमाल करोगे तो वर्ड लिमिट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब ये सारी चीजों को हम प्रैक्टिकली करते कैसे हैं, मैं वो भी बता देती हूँ। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेती हूँ। आपके लिए एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ये प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस पेपर का ये क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। आप इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से रीड कीजिएगा। सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट नहीं पूछा गया है। इनफैक्ट इसके अंदर एलिमेंट्स डाले हैं और फिर इसको पूछा गया है। जैसे सबसे पहले तो आपको एक कॉन्क्रीट स्टेटमेंट दी गई है। आजकल ऐसा ही होता है, चाहे पैरेलल क्वेश्चंस पूछे जाए लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में, चाहे कॉन्वर्जेशन वाले क्वेश्चन हो, इमेजिन वाले क्वेश्चन हो, या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन हो, आपको पहले एक कॉन्क्रीट स्टेटमेंट दे दी जाती है। एक स्टेटमेंट दे दी जाती है जिसके अराउंड उसके बाद में क्वेश्चन को बिल्ड किया जाता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है, अ स्माइल डज नॉट ऑलवेज इंडिकेट हैप्पीनेस। अब जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा, तो मेरे मतलब इस स्टेटमेंट को पढ़ा और मैंने इसे ट्रांसलेट किया, तो मेरे को पता चल गया कि इसका मतलब है कि एक मुस्कान जो है वो हर बार खुशी का अंदेशा नहीं करती है। मतलब हर बार अगर आप किसी को हंसते हुए देखते हो तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वो खुश है। एक इंसान जो हंस रहा है वो अंदर से दुखी भी हो सकता है। अब जब मैं ये सुनती हूँ और मेरे को स्माइल क्रैक होता है, जैसे मैं स्माइल पढ़ लेती हूँ, तो मेरे दिमाग में अगर मैंने अच्छे से पढ़ा होगा तो मुझे आगे नीचे कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप क्लिक हो जाएगा कि ये जरूर माय मदर एट 66 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब जब मेरे को ये पता चल गया तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके आंसर के अंदर कोई आपका वैल्यू पॉइंट इस बात को प्रूव करने वाला होना ही होना चाहिए। ये है मेरा एलिमेंट नंबर 1। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा था, डज माई मदर एट 66 रिफ्लेक्ट दिस स्टेटमेंट। आप जब भी आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन मिलता है तो उसे ऐसे इग्नोर करते हुए चलते हो जैसे कि बस एकदम ऐसे जैसे आपका क्रश आपको इग्नोर करता है। मेरे दिमाग में आया था, मेरा दिमाग करता नहीं शिप्रा नहीं शिप्रा, पर मैंने बोल ही दिया, मेरी हंसी छूटने वाली थी इसके लिए। मैंने कहा एडिट अभी करना पड़ेगा क्या इसको। तो आप इसको बहुत ही खतरनाक तरीके से इग्नोर कर देते हो कि अरे यार अभी कौन देखेगा ये, हाँ ये ऐसे ही पूछा है, मैंने लास्ट का देखा और वही एक्सप्लेन कर दिया। इसके नंबर होते हैं, डज माई मदर एट 66 रिफ्लेक्ट दिस स्टेटमेंट, तो मतलब मेरे आंसर के अंदर इसका आंसर होना चाहिए कि क्या ये जो स्टेटमेंट ऊपर दी गई है ये माय मदर एट 66 में पता चलती है। तो
तो यहाँ पर मेरे को पता होना चाहिए कि क्योंकि मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है तो मेरा आंसर या तो यस में होगा या मेरा आंसर नो में होगा। मैंने पोअम पढ़ रखी है तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि जी हाँ, ये जो स्टेटमेंट है ये माय मदर एट 66 में एप्टली फिट होता है, एंड दैट इज वाई मेरा आंसर यहाँ पर यस होने वाला है। अब मैं मन में नहीं रखूंगी उस बात को कि मेरा आंसर यस होने वाला है तो मैंने यस मन में रख दिया, बाकी आंसर लिख दिया। मुझे एक्चुअली मेरे आंसर के अंदर यस कॉमा लगा के मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि उसका नंबर होगा। ठीक है, अब जैसे ये यस यहाँ पर मैंने बता दिया तो अब नीचे एक और क्वेश्चन बना हुआ है, वो कहता है जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स विद एन एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम। दैट मीन्स आपको पहले तो ये बताना है यस या नो, इसका नंबर मिलेगा। जिस भी बच्चे ने केवल यस या नो लिखा है तो उसे उसका नंबर मिल जाएगा अगर नीचे से जस्टिफाई नहीं किया है तो, और अगर आपने यस या नो नहीं लिखा है तो उसका नंबर कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने यस या नो मेंशन कर दिया तो अब आपको आपके रिस्पॉन्स को जस्टिफाई करना है कि अगर आप यस कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो और नो कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो, और आपको इसे जस्टिफाई करने के लिए पोएम से कोई एग्जाम्पल देना है। तो पोएम से कोई एग्जाम्पल आपको देना है। तो मुझे पता चल गया, जैसे ही मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ, जैसे ही मेरे को ये पता चलता है, मेरे को फटाफट से आधा सेकंड ले लेना है, आधा मिनट ले लेना है, सॉरी, तो 30 सेकंड्स मैंने ले लेने हैं और मेरे को ये सोचना है कि ये कौन से इवेंट्स हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछा है वो किसी पार्ट से होता है, किसी पोएम या चैप्टर के। ठीक है, या तो वो थीम से उठकर आ गया बट फिर भी वो किसी ना किसी पार्ट की तरफ इंडिकेशन देता है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही मेरे दिमाग में आ गया है कि वो जो लास्ट वाली लाइन नहीं है हमारे पोएम के अंदर, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, ये वहां से आया हुआ है। तो अब मुझे मेरा वो एक्सप्लेनेशन याद आ गया है कि अच्छा, वो स्माइल स्माइल एंड स्माइल जो मैम ने बताया था कि कमला दास जो है वो बहुत ही हॉलो स्माइल कर रही थी क्योंकि उनकी मम्मा को जब उन्होंने पेन में देखा तो वो भी बहुत ज़्यादा डर गई और वो डरना नहीं चाहती थी, अपने फेस पे डर नहीं दिखाना चाहती थी, अपनी मम्मा को हर्ट नहीं करना चाहती थी, एंड दैट इज़ वाई उन्होंने वो खोखली स्माइल दी और ऑप्टिमिज्म के साथ में गुड बाय बोला, है ना। अब जैसे ही मेरे को ये क्लिक कर गया, अब मुझे आराम से इसका आंसर डेवलप करना है इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन में। इस क्वेश्चन के लिए मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी सेट है यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे से यही मांगता है कि शुरुआत के अंदर मुझे बता दो, शुरुआत के अंदर ही मुझे बता दो कि क्या आपको ये पोएम में देखने को मिलता है या नहीं। तो अब ये क्वेश्चन मेरे से ये मांग रहा है तो ऑलरेडी मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ पर सेट है। ऐसे ही आपको इंट्रोडक्शन हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन का मिलता है। ठीक है, आप अगर एलिमेंट्स देखोगे तो आपको इंट्रोडक्शन वहां पर मिल जाएगा। अगर कोई इंट्रोडक्शन नहीं मिलता है तो आप थीम से शुरू कर सकते हैं, कैरेक्टर के डिस्कशन से शुरू कर सकते हैं, आप ऑथर के डिस्कशन से शुरू कर सकते हैं, सिर्फ चैप्टर के नाम से शुरू कर सकते हैं। आपके पास बहुत तरीके होते हैं इंट्रोडक्शन देने के, बट आपको इंट्रोडक्शन देना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया येस दिस स्टेटमेंट इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम माय मदर एट 66। मेरा आंसर हो गया पहले वाले क्वेश्चन का कंप्लीट। 2 क्वेश्चन थे इसमें, बताया था ना कि 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 पॉइंट मांगेगा, तो 2 पॉइंट थे। ये रहा मेरा पहला वाला क्वेश्चन, तो मेरे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने कर दिया कंप्लीट। अब मुझे दूसरा वाला क्वेश्चन जस्टिफाई का आंसर देना है, तो जस्टिफाई का आंसर लिख दिया मैंने, कमला दास से शुरू किया। क्यों? क्योंकि कमला दास पूरे साल भर मैम ने ओपी कराया, पूरे साल भर ओपी 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 करो, कमला दास ओपी। मेरे को पता है कमला दास ने लिखी है ये, तो क्यों नहीं बताऊं, क्यों नहीं शो ऑफ करूं मैं इस बात का। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कमला दास लिखा। कमला दास इज पेड, मैं चाहती तो मैं यहाँ पर पोएट भी लिख सकती थी, बट मेरे को पता है ना कमला दास ने लिखा है, इसके लिए। सो कमला दास इज पेड बाय द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर टू डेथ, फुल स्टॉप। एकदम आसान सा छोटू सा क्वेश्चन है, ना कोई कॉमा लगाना है, ना बिकॉज का झंझट है, ना आफ्टर, वेयर एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, किसी का कोई कंजंक्शन नहीं। शी हाइड्स हर फियर एंड पेन बिहाइंड हर हॉलो स्माइल, कॉमा, जस्ट टू बिड हर मदर एन ऑप्टिमिस्टिक गुड बाय। तो अब मैंने यहाँ पर अगेन, ये मेरे को कंपाउंड सेंटेंस बनाने की जरूरत पड़ रही थी, तो मैंने क्या किया, मैंने बता दिया कि देखो उन्होंने क्या किया, अपने फियर को, क्योंकि इसने बोला जस्टिफाई करना है, तो मैंने बताया कि यहाँ पर सबसे पहले उनको डर किस बात का लग रहा था कि उनकी मम्मी को वो खो देंगी। फिर मैंने बताया कि वो अपने इस डर और पेन को कहाँ पर छुपाना चाहती थी, अपने हॉलो स्माइल के पीछे छुपाना चाहती थी, ताकि अपनी मम्मी को वो खुशी खुशी अलविदा कह सके। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर हैप्पी बाय बाय भी लिख सकती थी, कुछ भी चल सकता था, ऑप्टिमिस्टिक गुड बाय लिख दिया। ऑलराइट, अब एक चीज यहाँ पर और आप कर सकते हो, ये तो हमने देख लिया, ये सिंपल सा आंसर है। बाय द वे, अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको काउंट भी करोगे इसकी वर्ड्स, तो मेरे ख्याल से
45 के 50, पता 1 2 3 4 5 6, हाँ 45 से 50 के बीच में ये वर्ड्स बैठेंगे। हो सकता है कि 45 ही बैठ जाए, तो ये वर्ड्स उतने बैठेंगे, इससे ज्यादा ये क्रॉस नहीं करेगा। जबकि इसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, जबकि मैंने यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन भी दिया है, मैंने यहाँ पर मेरा कॉन्क्रीट आंसर भी दिया है, और मैंने मेरा यहाँ पर कंक्लूजन भी दिया है, जिसको मैंने आपको अभी अभी बताया कि कह दिया कि कंप्लीट तो कर दूं इसको। तो सी यू सून अम्मा वाली बात भी कवर कर दी है ऑप्टिमिस्टिक गुड बाय की मदद से। ठीक है, तो मैंने सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करी है उसके बावजूद भी। अच्छा बाय द वे, अगर किसी को अभी इस आंसर को, मेरे आंसर को ग्रेड करना हो कि भाई मैम का जो आंसर है उसका क्वालिटी क्या है, तो आप क्या कीजिए, आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाइए और जाकर प्रैक्टिस पेपर खोल लीजिए, वहां पर मार्किंग स्कीम होगी, वहां पे मार्किंग स्कीम में जाइए और जाकर इस आंसर को ग्रेड कर लीजिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि वैल्यू पॉइंट्स मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कितना नंबर मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। आपको बार बार ऐसा लगता है मैं फैंसी वर्ड्स लिखूंगी, मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाऊंगी, उनसे मेरे को ज्यादा नंबर मिलेंगे, उससे कोई ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, इसको भी उतने ही नंबर मिलेंगे जितने आपने एकदम शशि थरूर वोकैबुलरी डाली तो उसमें मिलेंगे। समझे? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा बाय द वे, मैं अगर थोड़ा सा अच्छी लिटरेरी डिवाइस की नॉलेज रखती हूँ, अगर आपको लिटरेरी डिवाइसेस अच्छे से क्लिक हुए हैं दिमाग में, और अगर आपको आपके पोएम्स के सारे लिटरेरी डिवाइसेस याद हैं, सबसे बेस्ट चीज हो सकती है अपने लिटरेरी डिवाइसेस को अपने पोएम्स में डालना और फिर एक्सप्लेन करना। जैसे कि आपको पता है, मैं यहाँ पर ना टू डेथ, ये टू डेथ के बाद में फुल स्टॉप आ गया था, ये शी हाइड्स जो है ना, इसके पहले पता है कैसे शुरुआत कर सकती थी, रेपिटेशन ऑफ द वर्ड स्माइल टेल्स अस दैट, या फिर शोज दैट शी हाइड्स हर फियर एंड पेन बिहाइंड हर हॉलो स्माइल। ठीक है, जस्ट टू बिड हर मदर एंड ऑप्टिमिस्टिक गुड बाय। हो सकता है इसकी फ्रेमिंग फिर थोड़ी अलग होती, क्योंकि फिर ये 55 वर्ड्स तक चला जाता है ना। तो पर मैं, अगर मेरा लिटरेरी डिवाइस का नॉलेज बहुत अच्छा है, तो मैं ऐसे में क्या कर सकती हूँ, आप चाहें तो पोएम्स चाहें तो चैप्टर्स, दोनों के अंदर ही अपने लिटरेरी डिवाइसेस भी मेंशन कर सकते हैं। इससे आपका जो आंसर है उसमें वजन आएगा। तो वोकैबुलरी और वर्ड लिमिट के जाल में से पढ़ने के बजाय तो आप अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए कि मैं उस कंटेंट को एनरिचिंग कैसे बनाऊं, मैं उसमें अपना जो साल भर का नॉलेज है वो कैसे डालूं। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको 2 में से 2 नंबर 100% मिल जाएंगे, और आप जो 7 क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे उन्हें बहुत अच्छे से क्रैक करके आएंगे। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ये अच्छा लगा होगा, और आपका डर जो है वो निकला होगा, और आप इनको फॉलो करेंगे, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि कैसे आप सिंपल आंसर्स लिखकर भी, अपने मन से सिंपल आंसर्स बनाकर भी, और अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। और इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए। मैं 2-3 वीडियोस के बारे में और सोच रही हूँ जो आपको और मदद करेगा, जिसमें एक ग्रामर को लेकर है जो आपकी मिस्टेक्स होती रहती हैं, दूसरा वर्ड लिमिट को लेकर है। लेट मी नो इफ यू आर एक्साइटेड फॉर द सेम। ऑल्सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू गाइस।